तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और देखिए आज संडे है तो एडिटोरियल तो आएगा नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो न्यूज़ हैं करंट अफेयर्स उसकी हम बात करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट ही न्यूज़ होगा उसी के बारे में बात करूँगा। देखिए इसमें अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना है, बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट में बताइए, मैं उसको और क्लैरिफाई कर दूंगा। बाकी इस पर ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है आपको, और इसको जीएस से ओवरलैप करके ही पढ़ते रहिए। जैसे कि ये न्यूज़ था आपका, द हीट इज़ ऑन। अभी न्यूज़ में ये आ रहा है कि यूरोप के कंट्री में अभी हीट वेव चल रहा है। अब हीट वेव क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हीट वेव जानते हैं, फिर हम इस न्यूज़ पे आते हैं, ठीक है। देखिए हीट वेव क्या होता है। हीट वेव एक ऐसी कंडीशन थी कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है उससे अगर टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाता है, जैसे कि अपने यहाँ का जो टेम्परेचर है यूपी का, या फिर अगर किसी भी स्टेट का पर्टिकुलर, इंडिया का होल ले लीजिए या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तो उसमें क्या होता है कि आपका अगर 34 या 35 अगर टेम्परेचर रहता है और अगले साल अगर यही बढ़ के आपका 45 तक पहुंच गया, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर से ये बढ़ जाता है, तो इसको हीट वेव की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब ये कुछ कुछ नॉर्मल हीट वेव होता है, कुछ सीवियर हीट वेव होता है। सीवियर हीट वेव में क्या होता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन थी हीट वेव्स की। अब इसमें क्या आता है, अब हीट वेव में देखिए एक हीट डोम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हीट डोम में क्या होता है कि जैसे एयर का सर्कुलेशन होता है, जैसे क्या होता है यहाँ पे देखिए, जैसे नॉर्मल क्या होता है कि आपको पता है कि जहाँ पे वार्म कंडीशन होता है, वार्म टेम्परेचर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ का अगर सरफेस है ये वाला एरिया, एक सेकेंड, ये अगर अर्थ का सरफेस है ये वाला एरिया, तो इसमें क्या होता है कि सन की लाइट जब पहुँचती है तो ये गर्म हो जाता है, ये एरिया यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, ठीक है। और कहीं से जहाँ पे इसके कंपेयर, ये लो प्रेशर तो कहीं कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा, तो वहाँ से हवाएं जो होती हैं यहाँ आके सबसाइड करती हैं, ठीक। यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है और ये आपका लो प्रेशर है, ये हवाएं यहाँ से हाई से लो प्रेशर जाती हैं। ये आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे हवाएं जो होती हैं ये ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती है तो यहाँ पे एक बेल्ट जमा होता है, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम होता है, यहाँ पे हवाएं कुछ तो यहाँ पे सबसाइड कर जाती हैं नीचे की तरफ और ये उधर जाती हैं, ये सर्कल पूरा बनने लगता है। और कुछ हवाएं जो होती हैं, जो गर्म हवाएं यहाँ पे सबसाइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जिसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब जब ये ऊपर जाती हैं तो ऊपर का जो हाई प्रेशर होता है, जो ऊपर का जो हाई प्रेशर होगा वो इस हवाओं को नीचे ढकेलेगा। जब धकेलेगा, नीचे देगा, तो फिर यहाँ पे ये हवाएं एक कैप की तरह एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ठीक। ये कंडीशन देखिए यहाँ बना हुआ है, ये आपका हवाएं जो है यहाँ पे आ रही हैं तो गर्म होकर क्या आ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, लेकिन ऊपर का जो हाई प्रेशर है इन हवाओं को नीचे धक्का दे रहा है। तो एक जो गर्म एयर का जो सारे जो गर्म एयर जो ऊपर उठ रहे थे, जो यहाँ नीचे से ऊपर उठे हैं और ऊपर से फिर नीचे धक्का दिया गया है, तो ये बीच में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगी गर्म हवाएं, और यही एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो इसको हम लोग हीट डोम बोलते हैं, ठीक है। भाई नॉर्मल कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, फिर ऊपर से जो हाई प्रेशर इसको कंप्रेस कर रहा है तो ये बीच में आके इकट्ठा हो जाती हैं। जब इकट्ठा होती है बीच में तो वो एक हीट डोम बन जाता है। अब हीट डोम बनता है तो क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये इस डायग्राम में बनाया गया है कि ये जो हवाएँ हैं ये गई और यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई हैं पूरी गर्म हवाएं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये गर्म इफेक्ट डालेंगी, और गर्म इफेक्ट डालेंगी तो वहाँ पे जो आपका जो हीट वेव है वो और एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा, ठीक। अब इसका क्या कंसिक्वेंसेस होता है, तो अभी इस न्यूज़ में क्या है कि जैसे कि इस न्यूज़ में बताया गया है कि यूरोप की कंट्री, जैसे यहाँ पे यूरोप में 52.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखा गया है। कुछ चाइना का जो विलेज था वहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो 2017 में जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा था उससे भी ज़्यादा 52 डिग्री सेल्सियस जो अभी पहुंच गया। यूएस का जो डेथ वैली है वहाँ पे 56.7 डिग्री सेल्सियस 1913 में पहुंचा था, लेकिन अभी जो है ये उस लेवल पे पहुंचने के कगार पे है, ठीक है। उसके बाद से ग्रीस का जो एरिया है जो आपका यूरोप में है, उसमें क्या बता रहा है कि वाइल्ड फायर हुआ था इसी टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से। समर कैंप बनाया गया है जिसमें 1200 चिल्ड्रेन को रखा गया है इवैक्यूएट करवा के, क्योंकि अब हीट वेव है, गर्म चल है, तो उससे हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। प्लस फॉरेस्ट फायर है तो फिर वो तो पता ही है कि ये तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है फॉरेस्ट फायर। तो वही ग्रीस में जो है ये वाइल्ड फायर हो गया, मतलब जंगल है पूरी तरह से हीट की वजह से जल गया है, तो मतलब जलने की कंडीशन में है, कुछ तो जंगल जल भी रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो ऐसा एरिया जो एक्रोपोलिस था, जो वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन था ग्रीस का, वो भी बंद करवा दिया गया है इसी हीट वेव की वजह से।
इटली और स्पेन में भी यही कंडीशन है आपकी। इटली और स्पेन में भी यही देखा गया है कि अब 41 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये ऐसे जगह थे जो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं पहुंचते थे। अब जो एनिमल वर फीड फ्रोजन फूड, अब उनको फ्रोजन फूड खिलाया जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चीज़ें कोई भी चीज़ें अगर गर्मी है तो फिर वो जल्दी ख़राब भी होती हैं, उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो ख़त्म होने लगती है। और जो ये बताया जाए कि 35,000 हेक्टेयर के लैंड जो है वो बर्न हो गए। ये फिर उसके बाद जुलाई जो 3 था इस बार का, वो पूरे वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल का जो सबसे हॉटेस्ट डे उसको रिकॉर्ड किया गया था यूएस नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्रेडिक्शन के द्वारा, ठीक। फिर उसके बाद से 17.0 डिग्री सेल्सियस ऑन दैट डे पूरे ग्लोबल का एवरेज टेम्परेचर बताया जा रहा है, जो कि 2016 में जो 16.92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। अभी वो 17.1 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठीक है। ये पूरा न्यूज़ था। तो वही हीट वेव के बारे में है कि जो ये गर्मी बढ़ रही है, गर्मी की वजह से जो ये एक्सट्रीम लेवल की जो गर्मी बढ़ रही है उससे क्या कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं। ये केवल इंडिया की कंडीशन नहीं है, इंडिया में भी हम लोग देखे थे कि हमारे यहाँ पे भी यही कंडीशन बना था कि 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुँच चुका था। तो ये केवल इंडिया में नहीं है, ये यूरोप की भी कंट्री में ऐसा चल रहा है, और ये यूएसए की भी जगह पर जो कनाडा तक भी इसका कुछ इफेक्ट दिखाया जा रहा है, ठीक। ये अब देखिए वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये हर जगह पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक जगह पे टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ पे हाई प्रेशर जब बनेगा तो वो हर जगह के एरिया को अट्रैक्ट करेगा। लो प्रेशर कहीं बनेगा तो वहाँ का टेम्परेचर उठ के जाएगा वहाँ पे। तो ये हर जगह पे, एक जगह पे कोई अगर कुछ फिनोमिना होता है तो उसके कंसिक्वेंसेस अलग जगह पर भी दिखेंगे। इसके कंसिक्वेंसेस आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, ठीक। ये चीज़ें न्यूज़ था इसमें। अगला न्यूज़ ये है कि जैसे फार्मर्स जो हैं, क्योंकि जैसे क्रॉप्स तमिलनाडु में जो क्रॉप्स उगाया जाता था कॉटन का, उसकी ईल्ड कम हुई है इस बार, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वहाँ के फार्मर्स, ठीक है। अभी सेलाव यहाँ पे ये न्यूज़ बताया जा रहा है, कुछ जो फार्मर्स का ये जिन्होंने डिबेट किया, जिन्होंने बातें की उसके बारे में कि, तो ये सेल्वा कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि ये अपने 1.5 एकड़ हेक्टेयर पे ये अपना ग्रो किए थे। 35,000 इनका कॉस्ट लगा था, जबकि ये प्रॉफिट केवल 15,000 ही इनको अर्न हुआ। 200 केजी का ही इल्ड हो पाया था, जबकि ये बता रहे हैं कि 11 क्विंटल हुआ था इसके पहले, और इस बार केवल 200 केजी ही ये ग्रो कर पाए। तो ये क्या हो रहा है, ये ईल्ड को घट गया इस बार, और ये ईल्ड भी घटा। ऊपर से पहले प्राइस 120 रुपये केजी था, अभी इस प्राइस को 70 रुपये केजी कर दिया गया। तो प्राइस भी, एक तो ईल्ड कम हुई है, एक तो क्रॉप का ईल्ड कम होने से ऑलरेडी ये नुकसान में चल रहे हैं, ऊपर से इसका प्राइस भी कम कर दिया गया, एमएसपी पे 70 रुपये पर केजी कर दिया गया। उसके बाद से अब देखिए एमएसपी आ गया, तो मैं उसको बता देता हूँ कि क्या होता है कॉटन के बारे में। तो पहले वो बताता हूँ। देखिए कॉटन क्या होता है। कॉटन के लिए आइडियल कंडीशन क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, लॉन्ग वेजिटेशन पीरियड, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये 5 महीने 4 महीने हो जाएगा, इसके लिए लॉन्ग चाहिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, 1 साल तक का चाहिए। सनसाइन चाहिए वो 30 डिग्री सेल्सियस, तो सनसाइन मतलब कि ऐसा नहीं कि, क्योंकि ठंड में ये फ्रॉस्ट जम जाता है तो ये ख़राब हो जाता है क्रॉप्स को, तो इसलिए टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर इनको चाहिए। ड्राई क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि वेट क्लाइमेट में इनके जो सीड्स होते हैं, ये जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके बाद से मिनिमम 500 mm रेनफॉल फॉर इरीगेशन, ठीक है। आइडियल कंडीशन डीप सॉइल चाहिए इनके लिए। अब ब्लैक कॉटन सॉइल तो बहुत फेमस है, जैसे गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉटन, तो उसके लिए ब्लैक सॉइल वहाँ पे एरिया है, जो ब्लैक सॉइल जो ब्लैक कलर का होता है वो ग्रो करता है। उसमें मॉइस्चर जो अटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वही आपका महाराष्ट्र वाला भी रीजन आ जाता है। देखिए यहाँ लिखा हैवी क्ले सॉइल आइडियल ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। फिर नो वाटर लॉगिंग, अगर वाटर लॉगिंग हुआ तो वो खराब वाटर जमा होना, मतलब अगर बहुत ज़्यादा पानी जमा होगा, जैसे कि राइस की कल्टीवेशन में क्या होता है पानी उसमें चाहिए, जमा होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर पानी जमा होता है तो वो क्रॉप ख़राब हो जाता है, ठीक। उसके बाद से हम एमएसपी की बात करेंगे। एमएसपी में क्या होता है कि कुछ राबी खरीफ और कुछ अलग अलग क्रॉप्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो देखिए राबी में क्या होता है, पैडी हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मेज़ हो गया, अरहर हो गया, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, सेसामम मतलब तिल हो गया, नाइजर सीड। तो ये सब आपका जो है, ये सारे आपके, इसमें कुछ मिलेट्स भी हैं और कुछ सीरियल क्रॉप्स भी हैं, तो ये सारे इंक्लूड होते हैं खरीफ क्रॉप, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं, तो ये आते हैं एमएसपी के अंदर में। अब राबी क्रॉप्स में वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, तोरई हो गया, ये सब आपके आते हैं राबी क्रॉप्स में। और कैलेंडर ईयर्स क्रॉप्स जैसे कि उसमें रखा गया आपको जूट हो गया, शुगर कैन हो गया, कोपरा हो गया, डी हस्ट कोकोनट हो गया, तो ये शुगर कैन तो एफआरपी में आता है,
फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये एमआरपी, ये आपका एमएसपी में नहीं आता, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो शुगर केन होता है वो एफआरपी के अंदर में आता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस में आता है। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमएसपी के अंदर में वो नहीं आता है। एमएसपी कौन डिसाइड करता है, तो सीएससीपी, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये करता है, शायद ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो करता है। ठीक है, एक बार आप इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। बाकी सीएसीपी जो है वो आपका जो है ये डिसाइड करता है एमएसपी 22 क्रॉप को वो किया हुआ है। ठीक, तो ये आपका बेसिक इस पर अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। बाकी उसके बाद से एक और एग्जांपल दिया गया है इसमें। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये किस वजह से, क्या ये क्रॉप, ये हीट वेव जो ये चल रहा है एल नीनो का इफेक्ट, उसकी वजह से क्रॉप का इल्ड घटा हुआ है, या फिर कोई और ये जो पेस्ट, जो जैसे कि कीटनाशक जैसे दवाइयाँ होती हैं, जो बहुत सारे जैसे कीट लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं क्रॉप पे, या उसकी वजह से हुआ, यही पता नहीं चल पा रहा है कि 25% जो इल्ड कम हुआ ये किस वजह से हुआ है। उसके बाद से एक और कन्नन नाम के एक फार्मर्स, उनका एग्जांपल दिया जा रहा है कि ये जो कॉटन का जो प्राइस है 64 रुपये पर केजी पे इनको बेचना पड़ा। उसके बाद से 64 था, 10 दिन बाद वही चीज़ें आपका 55 रुपये केजी हो गया या उससे भी कम हो गया। तो ये कितना प्राइस घट गया उसकी बात हो रही है। फिर अभी डेटा जो अवेलेबल इंडियन कॉटन फेडरेशन, तो वो उस डेटा से पता चला कि ऑलमोस्ट 1.65 लाख का जो हेक्टेयर ऑफ लैंड है वो कॉटन कल्टिवेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और 6.5 लाख बेल्स, मतलब क्या होता है कि ये जो गुच्छा होता है, मतलब कि एक कॉटन को रखने के लिए एक जैसे एक कॉटन को एक बोरी होती है ना, तो उसको बेल्स बोलते हैं। तो वो आपका ये वो एस्टिमेट किया गया कि 2022-23 में अक्टूबर से सितंबर तक इतना प्रोडक्शन का एस्टिमेट एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक, अब प्राइस सपोर्ट क्या होता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे क्या है कि ये न्यू मिनिमम प्राइस इसको निकालने वाला 2023-24 के लिए, और वो बोला है कि हम एमएसपी पे कुछ अच्छा काम करेंगे जिसकी वजह से हम मतलब कि इसको और मतलब अच्छे कंडीशन में ले जाएंगे। फिर वही बात है अलग अलग फार्मर्स के बारे में, रविचंद्र के बारे में, ये भी एक फार्मर है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि अगर क्रॉप की ईल्ड अगर ख़राब हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करके फार्मर्स को एटलीस्ट उनके बेसिक जो कॉस्ट लगा हुआ है उसको तो कम से कम प्रोवाइड करवाना चाहिए। ठीक है, बस ये इतना ही था न्यूज़ में। 2 इंपॉर्टेंट जो टर्म था कॉटन के बारे में और एमएसपी के बारे में, उस पर हम बात कर लिए। ठीक, अगला न्यूज़ ये है कि अब देखिए इस न्यूज़ का यूज़ क्या होता है, कोई न्यूज़ को आप सेग्रीगेट मत करिए कि हम यहीं यूज़ करते हैं। जैसे हीट वेव है, तो आप ऐसा नहीं है कि इसको ज्योग्राफी में ही यूज़ कर सकते हैं, इसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये आपका ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं आप कॉटन के लिए, या प्लस एल नीनो का जो इफेक्ट है उसको भी दिखा सकते हैं। फिर एमएसपी पे भी आप कमियाँ इकोनॉमिक्स में भी दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई आप सेग्रीगेट मत करिए कि आप हम यहीं बस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला मैं न्यूज़ बात करूँगा क्लाउड बस्ट के बारे में। अभी लद्दाख में ये न्यूज़ आ रहा है क्लाउड बस्ट, तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ में जाना नहीं है, बस हमको क्लाउड बस्ट समझना है कि ये होता क्या। ठीक है, क्लाउड बस्ट क्या है कि आप ये देख रहे हैं, जब वही फिनोमिना, प्रेसिपिटेशन का फिनोमिना, बारिश का फिनोमिना क्या होता है कि जब हीट यहाँ पड़ेगा तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा, जो यहाँ मॉइस्चर होगा तो वो ऊपर जाएगा, मॉइस्चर ऊपर जाएगा तो मॉइस्चर यहाँ एक्यूमुलेट होगा, और यहाँ पे बना हुआ है आपका क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। अब क्लाउड का जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो आपको पता चलेगा कि क्यूमुलस निम्बस क्लाउड क्या होता है। ठीक है, तो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड जब बनता है तो ब्लैक, ये पूरा घना ये बादल बना हुआ है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर अटेन की जो कैपेसिटी होती है पूरी खत्म हो जाती है। ये आपका ट्रोपोस्फियर है, 15 किलोमीटर के ऊपर होता है ट्रोपोस्फियर होता है, फिर ट्रोपोपॉज, फिर उसके बाद से आपका ये अलग से वो आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, तो वो वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। बाकी ये देखिए यहाँ पे आपका ये जो मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी इसकी ख़त्म हो जाती है। अब ये एक्चुअली डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, 100 mm की जो बारिश होती है 1 घंटे के अंदर में, 100 mm की 1 घंटे में अगर 100 mm की बारिश हो रही है, एरिया जो है आपका 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के बीच का, तो ये आपका क्लाउड बर्स्ट होता है। ठीक है, 100 mm पर आवर ये अगर देखेंगे, और 20 से 30 मतलब एक छोटे से एरिया में बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ बारिश हो रही है और कुछ ही घंटे के अंदर में, तो ये क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसको बादल फटना भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बस यही हो गया। इसमें आप क्या होता है कंडीशन आप देख लीजिएगा, बस इसका बस यही बेसिक पता होना चाहिए था कि ये क्लाउड बर्स्ट किसको बोलते हैं और क्या होता है क्लाउड बर्स्ट। बाकी तो आपका प्रेसिपिटेशन वाला ही फिनोमेना लग जाता है। ठीक है, फिर आपका ये न्यूज़ है आपका, ये देखिए श्रीलंका एक्सेप्ट इंडियन रुपीज़ फॉर लोकल। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही न्यूज़ कवर किए थे कि यूएई और इंडिया के बीच में ये ट्रेड का एक पैक्ट साइन हुआ है यूएई और इंडिया के बीच में, जो कि आपका ये था
कि इंडिया जो है यूएई को अगर पे करेगा उसके ऑयल परचेस वाला पैसा, तो वो फिर उसको दिरहम में करेगा, और अगर यूएई अगर पेमेंट करना चाहता है तो उसको रुपीज़ में करेगा। तो दोनों कंट्री का लोकल ये क्या हो रहा है कि हम डॉलर से शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा जो ये मूवमेंट चला है कि डॉलर से शिफ्ट करना, क्योंकि डॉलर पे जब सैंक्शन लगता है या डॉलर अगर अगर यूएसए अगर अपना फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फिर क्या या घटाता है, तो इंडिया पे उसका असर देखने को मिलता है। तो इंडिया की वहाँ पे पॉलिसी काम करना, जो इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया की है वहाँ पे काम करना बंद कर दी जाती है, बंद हो जाती है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर यूएसए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो वो इंडिया पे भी फ़र्क डालेगा, हमारी भी रुपीज़ डिवैल्यू करेगी, डिवैल्यू मतलब घटना, और या तो अप्रिसिएट करेगी या तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वो कैसे होता है, वो फॉरेन करेंसी पे भी डिपेंड करता है। सपोज़ अगर यूएसए का फेडरल रिजर्व जो है अगर इन डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो हमारे यहाँ से डॉलर हटने लगेगा। अब हमारे यहाँ से डॉलर हटने लगेगा तो हमारे मार्केट में डॉलर कम पड़ जाएगा और रुपीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जब जो कम पड़ता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जो ज़्यादा रहता है उसकी वैल्यू घट जाती है, तो हमारे रुपीज़ की वैल्यू घट जाएगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब जब हम एक डॉलर के लिए 80 रुपये खर्च करते थे, अब हम वही क्या होगा कि 85 खर्च करना पड़ेगा हमको। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा लेकिन हमारा इम्पोर्ट जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, हम जो चीज़ें खरीदेंगे वो बहुत महंगा हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। क्योंकि अब डॉलर वाले लोग क्या करेंगे, एक डॉलर में 85 रुपये का चीज़ खरीद सकते हैं। वो लोग पहले 80 रुपये का ही चीज़ खरीदते थे, अब वो 85 रुपये का चीज़ खरीद सकते हैं। तो हमारे यहाँ से वो बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा बट इम्पोर्ट हमारा कम होगा। ठीक, तो ये कंडीशन थी। अभी ये श्रीलंका के साथ भी ये चीज़ें हो गया, जैसे रूबेल ट्रेड कर रहा था इंडिया, जब बैरल वो अब खरीद रहा था, वो रसिया के साथ जब ऑयल खरीद रहा था तो उस टाइम पे भी रूबेल से ही ट्रेड हुआ करता था, अभी ये इससे हो गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन था एक टिल्ट होने का। अब इसमें क्या क्या मैकेनिज्म आता है, इसमें आपको याद रखना है, एक वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट याद रखना है। अब नोस्ट्रो मतलब होता है आर्स, मतलब ये हमारा, और वोस्ट्रो मतलब होता है योर्स। ठीक है, तुम्हारा, मतलब ये नोस्ट्रो मतलब आर्स, ये हमारा बैंक होगा, वोस्ट्रो मतलब होगा योर्स, मतलब तुम्हारा होगा। ठीक है, ये वही है कि अगर एक बैंक से, मतलब इंडिया में एक बैंक खुला हुआ है और एक जो है बैंक खुला रहेगा, अगर सपोज़ अगर हमको करना है ट्रेड हमको दिरहम में, तो यूएई में एक बैंक खुला रहेगा। तो अगर इंडिया को पेमेंट करना है तो ये दिरहम वाला जो पेमेंट है वो यूएई वाले अकाउंट में करेगा और यूएई वाला उसको फिर कन्वर्ट करके इंडिया के रुपीज़ वाला ट्रांजैक्शन करवाएगा इंडिया में। ठीक है, तो ये ऐसे मैकेनिज़्म काम करता है। ठीक, अब अगला न्यूज़ बात करेंगे हम। देखिए ये जीरो हंगर का न्यूज़ है। इसमें क्या है कि हंगर कैसे बढ़ा हुआ, जैसे अभी रिपोर्ट एक रिलीज़ हुआ है, उस पर हम एक बार देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या था। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023 ये रिलीज़ हुआ, जिसमें ये बताया गया है कि 691 मिलियन से लेकर 783 मिलियन तक का जो आपका ये 691 से 783 मिलियन पीपल्स जो हैं इस बार सफ़र कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अब फूड इनसिक्योरिटी से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। अब 2022 का जो डेटा अब कंपेयर किया जा रहा है 2019 के डेटा से, जो प्री पैंडमिक था, जब कोरोना आपका 2019 से पहले नहीं था, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है 2022 के डेटा को। 2022 में बताया जा रहा है कितनी सारी कमियां हैं। 2019 जो आपका कोरोना वाला टाइम था उस टाइम पे भी बहुत अच्छा था कंडीशन, लेकिन 2022 में ये चीज़ बहुत ख़राब हो रही है। तो इस बार का असेसमेंट बताया जा रहा है कि जो पैंडेमिक आया है उसका भी अभी कई असर देखने को मिल रहा है। प्लस आपका जो यूक्रेन का वॉर हुआ अभी चल रहा है जो, वो उसके बाद से एग्रीकल्चर का इनपुट हो गया, प्राइस जो बढ़ रहा है वो अभी उससे उसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड सिक्योरिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब फूड सिक्योरिटी होता क्या है। फूड सिक्योरिटी इसको डिफाइन किया गया है कि वर्ल्ड फूड समिट 1996 में फूड सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया कि व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड nutritious food that meets their dietary needs and food preference for an active and healthy life। ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ के लिए एक इंसान को जितनी फूड की नीड होती है वो एटलीस्ट उतनी पूरी कर ले, वो होता है उसका, वो उसको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर वो बेसिक वही फूड की नीड पूरी ना कर पाता है तो फिर क्या होता है, फिर वो उसकी फूड की नीड पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर ये फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है उसके लिए। ठीक है, अब इसी के लिए द प्रेवलेंस ऑफ द मॉडरेट सीवियर फूड इनसिक्योरिटी इन पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द फूड सिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल एक है, उसी बेसिस पे निकाला जाता है कि कितना फूड इनसिक्योरिटी है। तो अब वही एक फाइंडिंग, इस फाइंडिंग से क्या क्या कंक्लूजन निकला उसकी बात हो रही है कि लॉन्गर एंड अलार्मिंग पाथ अपवर्ड द जो कोविड-19 पैंडेमिक के लेवल से कंपेयर किया जा रहा है, तो कितना मतलब ये डिवास्टेटिंग इफेक्ट दिख रहा है हमको। तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जीरो हंगर वाला चीज़, जैसे ये देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएनडीपी का जो है, इसमें क्या है, पहला नो पॉवर्टी जीरो हंगर, यही जीरो हंगर की बात हो रहा है।
ये 2030 तक हमको अचीव करना है। लेकिन अगर जीरो हंगर ये अगर सही नहीं हुआ, फूड इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, तो ये तो हम कर नहीं पाएंगे। ये 17 है, 17 को भी अचीव करना हमको। पहला नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज़, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goal। ये आपके 17 अचीवमेंट जो है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये 2030 तक अचीव करना है, जिसमें आपका दूसरा ही जीरो हंगर है। अगर जीरो हंगर ही अचीव नहीं हो रहा है, दूसरा ही नहीं करे, सबसे मेन तो वही होगा, नो पॉवर्टी जीरो हंगर, यही अचीव नहीं होगा, तो फिर ये हमारा गोल बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वही ये बताया जा रहा है, इसमें फाइंडिंग में यही मिला है कि अभी देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जीरो हंगर वाली चीज़ तो हम अचीव कर नहीं पाएंगे। प्लस अभी FIES की जो रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया, कंफर्म दैट 2022 नो प्रोग्रेस वाज मेड ऑन फूड इनसिक्योरिटी एट द ग्लोबल लेवल पे कोई प्रोग्रेस देखने को मिला नहीं है। फॉलोइंग शार्प इंक्रीज, ये और ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी मतलब बढ़ ही गया है। अब फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव ही चीज़ें हैं। अब वही ये कंपेयर किया गया है कि कैसे 2019 में कैसे हुआ कि 2022 में एस्टिमेट 2.4 बिलियन पीपल डिड नॉट हैव एक्सेस द एडिक्वेट फूड। अभी 2022 में 2.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो एक अफोर्डेबल फूड नहीं वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। और यही चीज़ें अगर 391 मिलियन ज़्यादा हैं 2019 के अगर डेटा से कंपेयर किया जाए तो। फिर ग्लोबल हंगर मेजर बी येट अनदर मैट्रिक, उसमें क्या बताया गया है कि प्रेवलेंस ऑफ द अंडर नरिशमेंट। तो अंडर नरिशमेंट जो है वो भी क्या होता है कि वो भी बदला नहीं है, 2021 में जो था उससे ज़्यादा ही 2022 में है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि 9.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2022 कंपेयर टू, तो 7.9% जो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2019 में वो अंडर नरिशमेंट के कंडीशन में थी। लेकिन अभी वो 9.2% जो पर्सन है, जो पीपल हैं, वो 2022 में ऐसे कंडीशन में जो अंडर नरिशमेंट वाले कंडीशन। अंडर नरिशमेंट क्या होता है कि उनको एक नरिश मतलब कि एक वेल मतलब फूड नहीं मिल पा रहा। अगर फूड भी मिलता है तो फूड मिलने की ही बात नहीं होती, वो फूड ऐसा मिलना चाहिए जो उनके हेल्थ से लड़ सके। जैसे कि क्या होता है कि बच्चों में अगर फूड अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवाया जाता तो फिर उनको क्या होता है, उनकी एक कंडीशन होती है जो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग होती है। अब स्टंटिंग एंड वेस्टिंग में क्या हुआ कि अभी थोड़ा सा हमको इसमें पॉजिटिव गेन देखने को मिला है कि स्टंटिंग क्या होता है। स्टंटिंग ये होता है, यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया कि सम स्टंटिंग एज की मैट्रिक डिफाइन द कंडीशन बीइंग टू शॉर्ट फॉर एज। उम्र के हिसाब से अगर बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका हाइट नहीं है, अगर उम्र के हिसाब से अगर हाइट नहीं है तो फिर ये स्टंटिंग होता है। और अगर हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता है तो वो वेस्टिंग होता है। ठीक है, अगर बच्चे का हाइट के हिसाब से अगर वेट नहीं है तो वो वेस्टिंग होता है। तो ये स्टंटिंग और वेस्टिंग में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिला है कि जिसमें क्या हुआ कि थोड़ी सी शार्प हुई है। 2000 में अभी 204.2 मिलियन था, अभी 2022 में वही 148.1 मिलियन हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हमको सही देखने को मिला है। प्लस 54.1 मिलियन था स्टंटिंग, वो चीज़ें वेस्टिंग था 54.1 मिलियन 2000 में, और 45 मिलियन अभी 2022 में हो चुका है। ठीक है, ओबेसिटी क्या होता है, ओबेस जो होता है वो मोटापन होता है बच्चों में, तो वो उसमें भी क्या हुआ उसमें थोड़ी सी बढ़ाव देखने को मिला है। 2000 जैसे कि 55.3% था आपका 2000 में, और वो बढ़ के 5.6% हो गया, तो इसमें ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं। अब ये रिवाइज एस्टिमेट क्या बता रहा है कि 3.2 बिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2020। ठीक है, अ स्लाइट इंप्रूव 2021 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, कॉस्ट ऑफ हेल्दी इनक्रीज। तो कुछ 3.2 बिलियन लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो एक अफोर्डेबल फूड नहीं मतलब ले पा रहे हैं, मतलब उनको जो फूड की बेसिक रिक्वायरमेंट वो भी नहीं ले पा रहे हैं 2022 में। तो ये और चीज़ें बढ़ चुकी हैं। ठीक, अब ये बात बताया जा रहा है कि व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी इस टाइम पे बताया जा रहा है कि जैसे लॉकडाउन जिस टाइम पे चला था, तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था, इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिला था, क्योंकि जॉब लॉस हुआ था बहुत लोगों का। अब जॉब लॉस हुआ था, उससे क्या हुआ था, अब वो तो चीज़ें एक अफेक्ट था ही, उसके बाद से यूक्रेन वॉर चल गया, फिर उसके बाद से गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी फेवरेबल नहीं थी इसके लिए कि इनसिक्योरिटी को दूर किया जा सके। अर्बनाइजेशन की वजह से जो ड्राई फूड सिस्टम, एग्रो सिस्टम जो चेंज हुआ, फिर उसके बाद से रिपोर्ट फूड सिक्योरिटी। तो ये अलग अलग जो रीज़न बताया जा रहा है, तो ये चीज़ें हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग कंट्री का भी अपना अपना एक रीज़न होता है, अपने तरीके से वो चीज़ें होती हैं। ठीक, अगला न्यूज़ है आपका
व्हाट आर द सॉल्यूशन अहेड, अब क्या सॉल्यूशन है, अब जो आपका प्रॉब्लम था उसी को सॉल्यूशन बनाया जाएगा कि ऐसे एनजीओ के द्वारा पार्टिसिपेट करवाया जाए, लोगों को देखा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मोटो पे ध्यान दिया जाए। प्लस उसके बाद से ये बात हो रही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसके टुवर्ड्स होना चाहिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट था नहीं। ठीक है, अगला न्यूज़ बात करेंगे। अब G20 क्या होता है, अब उसके G20 के बारे में हम थोड़ा सा पहले देखेंगे। देखिए G20 की कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये कंट्री दिया हुआ है, आप एक बार खुद से रीड भी कर लीजिए ये कंट्री पॉज करके। बाकी इसके लोगों के बारे में दिया हुआ है, थीम के बारे में दिया हुआ है, और उसके बाद से फोकस एरिया दिया हुआ है। और अब बस इतना ही आप इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि अभी G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो इस वजह से ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब G20 के मेंबर क्या करते हैं, 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं G20 कंट्री के पास है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन, ये इसके मेंबर हैं। ठीक, उसके बाद से इनका फोकस एरिया क्या होता है, इकोनॉमिक पे ही ज़्यादा इनका फोकस होता है, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी, क्लीन एनर्जी पे भी बातचीत होती है, बट मेन इनका फोकस इनका इकोनॉमिक पे ही होता है। ठीक है, अब यही ये न्यूज़ है कि G20 में, क्योंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, देखिए पूरे न्यूज़ का मैं जस्ट बता देता हूँ आपको। क्योंकि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो ये बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं कि क्या कैसे इंडिया टैकल करेगा। जैसे जब G20 का जो आपका जैसे अभी क्या होता है, शेरपा की मीटिंग, शेरपा कौन होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर कंट्री के, वही G20 में शेरपा कहलाते हैं। अब ट्रॉयका क्या होता है, कुछ टर्म बता देता हूँ। ट्रॉयका ये होता है कि जो अभी प्रेसिडेंसी रखा है वो, जो रख चुका है वो, जैसे इंडोनेशिया रख चुका है, और आगे रखने वाला कौन सा है, ब्राज़ील, ये 3 ट्रॉयका कहलाते हैं G20 के। तो जब इनकी मीटिंग सितंबर में होने वाली G20 की आखिरी मीटिंग, तो क्लोजिंग मीटिंग में क्या होगा कि क्या इंडिया इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि वो एक यूनिफॉर्म क्या लिखा है कि जॉइंट कम्युनिकेट, मतलब कि ये कैसे क्या होता है कि एक जॉइंट मीटिंग, एक जॉइंट तरीके से एक स्टेटमेंट लेना। तो जब ये क्लोजिंग मीट जब खत्म होगा तो क्या ये जॉइंट एक असेसमेंट हो पाएगा कि रसिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, अभी क्राइसिस चल रहा है, तो इसमें एक कोई जॉइंट एक डिक्लेरेशन लेने की बात चल रही है। अब देखिए G20 के मेंबर्स में 12 मेंबर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि ये रसिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म होना चाहिए, और ये रसिया को वो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि इंडोनेशिया में जब जिस टाइम पे मीटिंग हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, वो उस टाइम पे उस टाइम पे क्या हुआ था, ये बात हुआ था रसिया यूक्रेन का। तो अब लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना और रसिया जो है वो लैंग्वेज को लेके, G20 के लैंग्वेज को लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कि जैसे बाली इंडोनेशिया में क्या हुआ था कि ये बताया गया था कि रसिया जो है वो क्या किया था, इन्वेजन किया था यूक्रेन पे। तो उन्होंने ये बोला था कि ये रसिया यूक्रेन की तो बात कर रहे हैं कि रसिया उसमें क्या हुआ था, इन्वेजन किया था, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे हैं कि ये इन्वेजन हुआ क्यों था। ये जो मिलिट्री ग्रुप है जो वेस्ट का, उसकी वजह से ये चीज़ें हुआ था। तो आप एक पेज को नहीं देख रहे हैं, दूसरे पेज को ही आप टिल्ट कर रहे हैं कि रसिया ने ऐसा किया था। तो इस लैंग्वेज को लेके बहुत सारे क्रिटिसाइज देखने को मिले हैं रसिया और चाइना के द्वारा। अब कुछ कंट्री का बोलना ये है कि ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया भी यूनिफॉर्म तरीके से इस पर जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि इंडिया बैलेंसिंग अप्रोच में चल रहा है कि वो दोनों कंट्री को बैलेंस करके रखे। तो इंडिया भी इस पर बहुत वास्ट बातें नहीं बोल रहा। तो इस वजह से ये भी एक न्यूज़ चल रहा है कि इंडिया क्या डिसीजन लेगा वो देखने की बात है। क्योंकि एक तरफ से नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ द वॉर, वो ये वॉर का एरा नहीं है। दूसरी तरफ क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी कंडेम कर रही है रसिया के इस चीज़ों को लेके। प्लस 12 मेंबर ऐसे हैं जो अपोज कर रहे हैं यहाँ पे इस G20 मेंबर में। तो ये सब जो कंडीशन है वो क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म तरीके से एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी G20 की। तो उसी पे बातचीत चल रही है। अब क्या चाइना और रसिया इसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, क्या चाइना रसिया एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे। प्लस जो इंडिया के पास ये जो है कि वो कैसे वेस्ट और जो USA और चाइना के बीच में जो राइवलरी चल रही है, जो बिजनेस का शिफ्टेड देखने को मिला, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो USA है जो चाइना से शिफ्ट करवा के अल्टरनेटिव देख रहा है। तो इस पर कैसे वो चीज़ें, प्लस सिक्योरिटी जो हम लोग देखे थे कि वो बलून वाला जो ट्रेजेडी हुआ था वो चीज़ें, तो कैसे इंडिया इन सब चीज़ों पर बात करेगा एक कॉमन तरीके से। तो कॉमन की ही बात हो रही है कि कॉमन जॉइंट डिक्लेरेशन कैसे लिया जाएगा उस वॉर को लेके, तो वो चीज़ें अभी देखने को मिलेगा। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सिक्योरिटी पे बात नहीं करेगा, डिफेंस पे बात नहीं करेगा। क्योंकि देखिए इसमें इंडिया का भी यही बोलना है कि डेवलपिंग कंट्री ने कभी इस वॉर में अपना इन्वॉल्व दिखाया नहीं है, तो अभी इसके कंसिक्वेंसेस ये क्यों झेले,
ये कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है वो इनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, तो वो वही झेलें, हम लोग इसकी कंसिक्वेंसेस को क्यों झेलें। तो ये चीज़ें भी थी। तो बाकी आप रीड कर लीजिएगा एक बार। देखिए एआई पे न्यूज़ है, मुझे तो लगता है कि एआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। आप एक यूनिफॉर्म एआई के बारे में पढ़ लेंगे, एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे, बाकी वो कवर हो जाएगा। ठीक, एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मशीन को एक इंसान की तरह से बनाना ताकि वो इंसानों वाले काम को करे। तो फिर वही चीज़ बताया जा रहा है कि अगर वो मशीन करेगी तो अगर उसमें कुछ फ्लॉज आते हैं तो फिर वो जैसे इंसानों में क्या होता है, कोई कमी होती है तो उनको फायर किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है जॉब से। लेकिन अगर मशीन में कमी होती है तो क्या कंडीशन किया मतलब क्या किया जाएगा, क्या कैसे वो चीज़ें होंगी, तो उसी की बातचीत पूरी हो रही थी। अगला न्यूज़ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसमें हम देखेंगे कि मीट को लैब में बनाना। ठीक है, मीट को लैब में बनाना कितना फिजिबल है उसकी बात हो रही है। तो ये बताया जा रहा है कि मेकिंग ऑफ मीट इन द लैबोरेटरी हैज़ बीन गोइंग ऑन द बोथ यूएसए और यूरोप, दोनों कंट्री जो है ये जो है अभी मीट को लैब में बनाने वाला प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। अब लैब में कैसे बनाया जाता है, तो देखिए क्या किया जाता है कि एक स्टेम सेल लिया जाता है। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेम सेल जो होता है उस सेल को लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है कि एक पेट्री डिशेस के साथ एमिनो एसिड को मिला के उसमें कार्बोहाइड्रेट का भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद से वो सेल खुद से ही वो जनरेट करता है मल्टीपल चीज़ों में और वो ग्रो होके एक मतलब वो प्रोडक्ट फिर उसको ग्रो हो जाता है, फिर उसको एक शेप दिया जाता है कटलेट के फॉर्म में या सॉसेजेस के फॉर्म में और उसको मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, इंडिया में भी बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी इस पर बनाने की बातचीत हुई थी, ग्रांट भी दिया गया था। लेकिन जो हैदराबाद की जो सेकुलर आपका वो क्या बोलते हैं, जो डीबीटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो ऑफ़र किया था ग्रांट सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद को, लेकिन वो बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो इंडिया में अभी कुछ ही जगह पे ये चीज़ें कल्चर्ड मीट मिलता है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें पूरी तरह से ये बन नहीं पाई इंडिया में। तो एक सेल को बनाना, एक सेल को एक ऐसे तरह से बनाना कि वो खुद ग्रो होके एक मीट का फॉर्म ले ले, तो इसको बोलते हैं कि लैब में मीट को बनाना। ठीक है, लैब में मतलब वो बनाना। तो अब ये एथिकली भी अच्छा है। कैसे? ये बताया जा रहा है कि दिस आर्टिकल इज द स्टेट पॉइंट आउट द रीजन वाई द लैब कल्चर्ड बेटर ऑप्शन। कैसे है? क्योंकि इसमें क्या होगा, जीरो क्रूएलिटी। अब क्रूएलिटी मतलब कि अब जीव की हत्या नहीं होगी, मारा नहीं जाएगा, तो ये क्रूएलिटी से बचा जाएगा। फिर लैब मीट से क्या होगा कि इसमें कम कोलेस्ट्रॉल का यूज़ किया जाएगा, सैचुरेटेड फैट जो फैक्ट अननेसेसरी का जो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो उसका कम यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद से ये इस मीट को बना के चीपर प्राइस में भी मिलेगा, प्लस इससे क्या इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि 15% ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है ये इंडस्ट्री, तो ये इससे भी बचा जाएगा। प्लस क्या होगा कि हेल्थ के लिए भी बेनिफिट करेगा, जैसे कुछ हेल्थ का जो इशू होता है वो चिकन से भी फैलता है, तो इस वजह से इससे भी चीज़ें ये बची जाएंगी। अब कंज्यूम की बात बोला जा रहा है कि 50 बिलियन पर ईयर कंज्यूम होता है चिकन, जो कि 136 मिलियन चिकन पर डे कंज्यूम होता है। एक अकेला यूएसए है, वो यूएसए ही आपका 23.3 मिलियन जो है कंज्यूम करता है अकेले। तो वही बात हो रही है कि अब जो पेटा जो है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यूएसए का है, यूएसए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ गिवन द क्लियरेंस टू द सेवरल प्राइवेट फर्म्स दैट ग्रो द मीट एनिमल सेल्स द ग्रुप कॉल्ड पेटा। तो इनको ये यूएसए जो है पेटा को, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल को ये गाइडलाइन दिया है कि वो इस चीज़ को पे थोड़ा ज़्यादा जोर दें और इस इंडस्ट्री को ज़्यादा ग्रोथ पे लेके आएँ और वर्ल्ड लेवल पे भी इसको अप्लाई करना चाहिए कि इंडिया में ये चीज़ें अभी चल रही हैं। ये बताया गया है कि हैदराबाद जैसे जो अभी यहाँ पे न्यूज़ था कि सेलुलर जो मॉलिकुलर बायोलॉजी है हैदराबाद की, उसको ये ग्रांट दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन वो फिजिबल नहीं हो पाया, वो फुलफिल नहीं कर पाया, वो कंप्लीट नहीं कर पाया अपनी चीज़ों को। तो लेकिन उस पर ध्यान देने की बात है कि ये पूरी तरह से वर्ल्ड लेवल पे लेके आना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। जीरो क्रूएलिटी होगा, इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिट होगा, हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होगा, प्लस प्राइस जो फ्लक्चुएशन है उससे भी राहत मिलेगी। ठीक है, अगला ये है कि मानस हेल्पलाइन जो है उसकी बात होगी। तो मानस हेल्पलाइन बनाया गया है कि आपका मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कोई भी अगर डिप्रेशन है, उसके बाद से अगर आपको हेल्थ कंडीशन आपकी ख़राब है, मेंटल हेल्थ कंडीशन, तो आप क्या होता है कि एक हेल्पलाइन जो नंबर है उससे आप बात कर सकते हैं। उसी में बताया गया कि 2 लाख कॉल आया था एक दिन में, अभी रिसीव किया गया था, उसी पे ये न्यूज़ है। और इसका जो है आपका 31 स्टेट में ये खोला गया है, 1300 आपके कॉल्स पर डे आते हैं, 20 लैंग्वेजेस में बातें होती हैं, 42 ऑपरेशनल आपका मानस सेल बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 1900 काउंसलर इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद से इसमें बताया गया है कि ये देखिए टोल फ्री नंबर क्या है, 14416 और 1800
891441 ये आपका 2 अलग अलग नंबर है। इस पे आप कॉल करके अगर आपको कहीं मेंटल मतलब दिक्कतें हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आप ये काउंसलर से आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका न्यूज़ था। मुझे लगता है कि संडे का जो न्यूज़ था वो टोटली आपका कवर हो चुका है। बाकी अगर कोई न्यूज़ छूट जाए तो आप खुद से एक बार पढ़िए न्यूज़पेपर को। बाकी कई न्यूज़ ऐसा होता है जो छूट जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूज़ थे वो मुझे लगता है कि मैं कवर कर चुका हूँ। और ये कभी सेग्रीगेट मत करिए कि मैं इसी जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि GS1 में, GS2 में, GS3 में। नहीं, आप कहीं भी यूज़ करिए उसको, जहाँ पे आपको रेलेवेंट लगे। तो कहीं एक जगह पे टिल्ट नहीं होना है कि मुझे यही यूज़ करना है। ठीक, तो होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से।